तो आज के आपके करंट अफेयर्स 10 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इक्विटी सेल ऑफ। देखो आपके इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम क्या हो रहा है और ये ट्रेंड क्यों हो रहा है वो भी फिर मैं आपको बताता हूं। आपके रूपी लगातार डॉलर के अगेंस्ट, अगर मैं रूपी को जब मेजर करता हूं, आपका रूपी ना लगातार वीकन होता जा रहा है और ज्यादा गिरता जा रहा है। इस रूपी के गिरने का कारण क्या है? देखो मैं आपको इकोनॉमी का पूरा प्रिंसिपल समझाऊंगा कि रूपी कब गिरता है और कब बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये इस ट्रेंड को समझ लो कि लेट्स वो 75 पे है, जब इस साइड को जाता है 77 78, ये वाले ट्रेंड को जब जाता है और दूसरी साइड 74 73 72 इस साइड को जाता है, इन्हें कहते क्या है? जब रूपी नीचे को जा रहा होता है इसे कहते हैं रूपी वीक हो रहा है, जब रूपी ऊपर को जाता है उसे कहते हैं रूपी स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि रूपी स्ट्रांग होने का मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है ना कि $1 1 रुपए के बराबर हो, वो इसी साइड को जाके आएगा। यहां पे आपके ज्यादा रूपी खर्चने पड़ेंगे डॉलर को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये ट्रेंड एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए स्ट्रांग और वीक इस तरीके से रेफर करते हैं। अब रूपी स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होता है? जैसे मैंने आपको हर चीज बताई है, हर चीज अल्टीमेटली डिपेंड करती है आपकी मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब करेंसी की सप्लाई तो हमेशा लिमिटेड ही है। ठीक है, तो डिमांड जितनी बढ़ेगी ना उसके अकॉर्डिंग, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी उसके अकॉर्डिंग रूपी बढ़ता है। अब डिमांड बढ़ती कम कैसे होती है रूपी की? देखो ये लगा लो आप इंडिया, ये लगा दो आप आउटर वर्ल्ड, बाकी सारी दुनिया, और ये इंडिया। अब अगर इंडिया के अंदर कोई भी तरीके से पैसा आता है, ठीक है, चाहे इंडिया के अंदर लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई सेविंग्स कर रहे हैं, अपनी फैमिली को रेमिटेंस भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है ना पैसा। इंडिया के अंदर जब भी पैसा आएगा तो एक्चुअली इंडिया के अंदर डॉलर थोड़ी खर्च होगा, इंडिया के अंदर क्या खर्च होगा? रूपी। तो एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे, वो इंडिया के रूपी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। यानी कि इंडिया की बॉर्डर के ऊपर वो अपने डॉलर छोड़ देते हैं और जितना भी उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस करे कि इंडिया के अंदर हमने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, अब $1 बिलियन यहाँ पे आरबीआई बैठा है, आरबीआई 1 बिलियन अपने पास रखेगा, उसके बदले रूपी जारी कर देगा। अब रूपी प्रिंटेड तो लिमिटेड अमाउंट में है, इस कारण जितने लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, इंडिया का रूपी स्ट्रांग होने लग जाता है। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ गई तो उसके अंदर इन्फ्लेशन होने लगी, वो महंगी होने लगी है करेंसी महंगी होने लगी है ना। जब अगर लेट्स सपोज ये सिचुएशन आ गया कि $1 और 1 रुपी बराबर है तो रूपी तो बहुत महंगा होगा। आज जो रूपी 1 के बदले 77 पे घूम रहा है, अगर वो रूपी यहां पहुंच गया तो रूपी खरीदना महंगा ही पड़ गया। कल जो एक बंदा $1 बिलियन लेके आएगा उसे इंडिया के अंदर 1 बिलियन रूपी मिल रहे हैं, उसके लिए तो महंगा पड़ गया ना। पहले सस्ता था, $1 बिलियन का मतलब है इंडिया में हजारों करोड़, अराउंड 8,000 करोड़ के करीब रुपए इंडिया के अंदर अवेलेबल हो गए। 8,000 करोड़ कुछ भी करे तो इस तरीके से जो उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा, पर वो इसलिए होता है क्योंकि जब इंडिया के ऊपर तुम पैसा लगा रहे हो उसका मतलब है इंडिया के रूपी के ऊपर पैसा लगा रहे हो। अब अगर तुम इंडिया की चीजें सेल करना शुरू कर देते हो, कोई भी जो फॉरेन पर्सन है वो इंडिया के अंदर अपनी चीजें सेल करना शुरू कर देता है, लेट्स सपोज उसके स्टॉक मार्केट में उसने पैसा लगाया हुआ था, उसने वो बेचने शुरू कर दिए, सरकार के बॉन्ड खरीदे हुए थे वो बेचने शुरू कर दिए ताकि वो यहां से पैसा निकाल के किसी और कंट्री में लगा सके। तो आरबीआई को उनसे रुपी पकड़ने पड़ेंगे और उन्हें डॉलर जारी करने पड़ेंगे। तो हमारी करेंसी को छोड़ के डॉलर अपना रहे हैं ना, डॉलर के अंदर इन्फ्लेशन होने लग जाएगी क्योंकि डॉलर को वो ज्यादा अपना रहे हैं, तो इस कारण हमारा रुपी गिरने लग जाता है।
ठीक है। इंडिया के अंदर एक टाइम पे, इस टाइम पे मतलब मेन प्रॉब्लम, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, वन ऑफ द इश्यूज आज हम जो पढ़ रहे हैं वो यही है कि आपके ये सारी की सारी जो चीजें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लोग इन्हें ना सेल कर रहे हैं इंडिया में। इस टाइम इंडिया की स्टॉक मार्केट ना थोड़ी सी डिप पे है, लोग स्टॉक्स को सेल ऑफ कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपना पैसा वापस डॉलर में कन्वर्ट करवा रहे हैं। इसके कारण इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। इसका वन ऑफ द मेन फैक्टर्स होता है, और जैसे हमारी बॉन्ड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, इसका वन ऑफ द मेन फैक्टर जो है क्यों इंडिया से पैसा निकल रहा है, अमेरिका का जो फेडरल बैंक है ना, अमेरिका भी देखो अपने बॉन्ड जारी करता है। अमेरिका की सरकार को भी लोन चाहिए होते हैं, वो भी बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, सरकार ना एक तरीके से सिक्योरिटी पेपर जारी करती होती है, जिसमें सरकार लोन उठाती होती है लोगों से। इस पेपर के ऊपर यही लिखा होता है कि लेट्स सपोज तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुम लोन दे रहे हो, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुमने 1 लाख का लोन दिया है, सरकार तुम्हें इस डेट के बाद 1 लाख रुपए तुम्हारे मोड़ देगी, प्लस उसके साथ इतना इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा भी मोड़ देगी। ठीक है, लेट्स सपोज वो कह रहे हैं कि आज से 3 साल तक हम पैसा रखेंगे, 3 साल के बाद 1 लाख के बदले आप 2 लाख रुपए ले, तो लोग पैसा लगा देते हैं। इंडिया 5-6% अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देता है। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट क्या है, अमेरिका की अभी अभी ना वहां पे सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, पर कोई ज्यादा नहीं, वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं 2-2.5% के बीच में। पर तब भी अब देखो होता क्या है, इंडिया 5-6% इंडिया ज्यादा रिटर्न दे रहा है, पर लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया से पैसा निकाल के यहां पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट को पैसा देना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों, रिटर्न तो इंडिया में ज्यादा बेटर है। देखो जो लोग बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, उनका वन ऑफ द मेन कंसर्न होता है रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बेस्ट चीज है, सरकार तो पैसा रिटर्न कर ही देगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो रिटर्न कर ही देगी। अब स्टेबिलिटी के चार्ट में जो गवर्नमेंट जितनी ऊपर है ना, लोग कम इंटरेस्ट रेट पे भी वहां पे पैसा लगा देते हैं। तो लोगों को, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी सी न्यू है कंपेयर टू अमेरिका की गवर्नमेंट, उन्हें तो बने हुए 300 साल हो गए हैं, हमें बने हुए अभी 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो 75 साल होने वाले हैं, तो हम कंपैरेटिवली न्यू हैं। इस कारण, और हमारा सारा नेबरहुड देखोगे सारे अनस्टेबल है, इस कारण हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट कम होता है, चाहे हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा दें। तो जैसे ही अमेरिका की मार्केट, अपने बॉन्ड मार्केट, जैसे ही उनके मतलब आरबीआई, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर जारी करता है, वहां पे फेडरल बैंक है जो सरकार के बिहाफ पे बॉन्ड जारी करता है, फेडरल बैंक जैसे ही अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ये सारी दुनिया में ट्रेंड होता है कि सारी दुनिया से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी ट्रेंड दिख रहा है, इसी कारण हमारा रुपी गिरता जा रहा है। रुपी गिरने का मतलब दूसरी साइड पे हमारे कहाँ पे असर पड़ रहा है, देखो ये जितने भी डॉलर आरबीआई के पास आते हैं, सब कुछ आते हैं, ये अल्टीमेटली हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है, जैसे हम शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व कह देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे किस काम आता है, देखो जिन लोगों ने आरबीआई को आके अपने डॉलर दे दिए थे और रुपी जारी करवा लिए थे, आरबीआई के लिए ये डॉलर एक तरह से सिक्योरिटी बनी रहती है। कल हमने कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, आपकी कंट्री के अंदर बहुत सारे इंपोर्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट के कारण भी हम डॉलर कमाते हैं, पर जब हम इंपोर्ट करेंगे हमें किसी और को डॉलर पे करने पड़ते हैं। वो डॉलर यही होते हैं कि लेट्स सपोज, चलो आज तो हम किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, पर जब भी घाटा होता है, घाटा यहीं से पे किया जाता है। ये आरबीआई के पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने इंडिया की मार्केट में लगा लिया पैसा, इनका पैसा यूज करके हम अपना घाटा पे कर देते हैं। ये जितना बैलेंस छोटा होता है ना, देश उतना खतरे में होता है। ठीक है, ये मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है कि पैसा बना रहे। तो पिछले 2 सालों में ना इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा कमाया। जब से कोविड शुरू हुआ है, कोविड 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, इंडिया के पास 400 बिलियन थे, $400 बिलियन का रिजर्व था।
पर 2 सालों के अंदर अंदर इंडिया के रिजर्व 600 बिलियन क्रॉस कर, ये पहली बार इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर आया था। अब क्या हो रहा है, ये दूसरा महीना आ गया है जब आपका रिजर्व 600 बिलियन से ना नीचे आ चुका है, 578 80 के पास घूम रहा है इस टाइम। तो हमारा रिजर्व 20-30 बिलियन डॉलर नीचे आ चुका है। तो ये सारा पैसा एक्चुअली क्योंकि इंडिया से निकल चुका है, इसी कारण ये शॉर्टफॉल हो गया। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर हमारे यहाँ के कोई बंदे जैसे सपोज कीजिए यूएस की मार्केट में अगर पैसा डालना चाहते हैं तो वो उनके शेयर्स में या उनकी मार्केट में तो डाल सकते हैं, लेकिन उनके जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं वो कैसे परचेज कर सकते हैं? उनके गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे, देखो उनके एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही इनलिस्टेड होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कई बार ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू बिगर इन्वेस्टर्स जो पैसा ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। जितने पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे ना वो उनकी स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड होंगे, जो नास्डैक और ये सारी उनकी स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर, डाउन जोन्स, नास्डैक, उनके स्टॉक देखो उनके अंदर ही ये लिस्टेड होंगे, क्योंकि सर वो इंडेक्स फंड जैसे बना के रखते हैं ना इन चीजों के, लेकिन इनकी मार्केट भी तो काफी डिप पे आई हुई है, फिर वहां पे भी पैसा डालने का क्या फायदा है? किस चीज की नहीं, तो वहां पे बेसिकली देखो कमाई तो कम ही है, 2-2.5% कमा रहे हैं, इंडिया से तो कम कमाई है। बस जो लोग अपने आप को स्टेबल महसूस करना चाहते हैं कि मेरा पैसा रिटर्न होगा ही होगा, वो ऑब्वियसली पैसा इंडिया की जगह अमेरिका लगाएंगे, क्योंकि मतलब डालेंगे मार्केट के अंदर ही, जो उनकी शेयर मार्केट हाँ है जो हाँ उन्होंने हाँ, बॉन्ड्स वहां से इशू करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी सिक्योरिटी बॉन्ड्स उन्होंने उसमें इशू किए। ठीक है। इंडिया से हम पैसा निकाल के वहां लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। एक तो ये डिक्लाइन है, और भी कारण है, वन ऑफ द रीजन पड़ा है और डिक्लाइन में, देखो दुनिया भर में तेल महंगा हुआ है, वॉर छिड़ी हुई है, उसके कारण महंगाई हो रही है, ठीक है। उसके जब हम इन्फ्लेशन के लिए, अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा था ना 2-3 दिन पहले, कि करंट अफेयर के लिए जो टाइटनिंग की जा रही है सिक्योरिटी रूल्स की, ठीक है, उसका असर है। तो ये सारी चीजें आपके इस कारण इन्वेस्टर्स थोड़े से, जब भी आपकी दुनिया में कोई वॉर छिड़ी होती है, किसी कंट्री में महंगाई हद से ज्यादा, तो इकोनॉमी अनबैलेंस होती है ना, तो इन्वेस्टर अपना पैसा तब भी निकालने लग जाते हैं। और इसी में सारी चीजों में आपके अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने भी अपना वो बढ़ाया है, तो पैसा उस साइड को भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो 77 एक्सक्यूज मी सर। पहुंचा हुआ है। हाँ जी। सर ऐसे टाइम पे जैसे जो है ना इंडेक्स और ये सारा कुछ तो गिर जाता है, इक्विटीज गिर जाती है, लेकिन जो कमोडिटीज हैं वो बहुत ज्यादा राइज पे आ जाती हैं, जैसे अब क्रूड और गोल्ड वगैरह है, कॉपर बिल्कुल वगैरह, ये बिल्कुल। सारा कुछ है। तो फिर इनमें पैसा मतलब गवर्नमेंट वगैरह या सारे पुट कर देते हैं या फिर इनमें भी नहीं रखते होते? नहीं देखो, जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो सिर पे काउंट करते हैं, मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को तो फायदा है, पर वही है कि फ्यूचर सेलिंग करते हैं वो। तुम फ्यूचर से बिड करोगे तभी तो पैसा आएगा। अभी अगर चीज महंगी हो रही है तुम उसी टाइम पे पैसा लगा रहे हो उसके अंदर, तब थोड़ी तुम्हारा कोई फायदा होगा। जिस सर बंदे इससे ने भी ये, इन्फ्लेशन पुश ऑफ होती है और करेंसी वीक होती है अगर कमोडिटीज हाई जा रही हैं? हाँ तो इससे इन्फ्लेशन भी होती है और आपकी करेंसी वीक होती है, क्योंकि आपको चीजें जो बाहर से आप मंगाते हो, अगर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, हमें इंपोर्ट करवाने का बिल ज्यादा भरना पड़ रहा है, तो हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। पर एज ए इन्वेस्टर तो मैं बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा, लेट्स सपोज जैसे यूक्रेन रशिया वॉर की प्रिडिक्शन दिसंबर से चल रही है, अगर उन्होंने मार्च फ्यूचर या अप्रैल फ्यूचर के ऊपर जिन्होंने पैसा लगाया था वीट के ऊपर, उन्हें रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिले होंगे। वीट हो गया, ऑयल हो गया, दोनों चीजें महंगी होगी। और सर ये करेंसी डेवलपिंग कंट्रीज की वीक होती है या सबकी होती है? क्योंकि इन्फ्लेशन तो फिर सब में आना चाहिए, वर्ल्ड की हाँ मार्केट नहीं नहीं, जब स्टेज में रहती सबकी है। वीक होती है, सबकी वीक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी की स्ट्रांग हो रही है, बस जहां पे पैसा फ्लो इन कर जाता है ना, वो करेंसी इन शॉक से बच जाती है। तो अमेरिका यूजुअली ऐसी चीजें, जब भी दुनिया भर में प्रॉब्लम आती है ना,
ज्यादातर इन्वेस्टर्स वापस अमेरिका भाग जाते हैं, मतलब अपना पैसा अमेरिका वापस कॉल इन कर लेते हैं। तो अमेरिका इस कारण इन शॉक से बच जाता है। पर बाकी अगर सारी दुनिया को देखोगे, आपके पाउंड को देखोगे, येन को देखोगे, युआन को देखोगे, सारी करेंसीज इससे मिल रही है। ठीक है, अगर जैसे मैं युआन टू यूएसडी उसका देखूं, सर डॉलर छोड़ के सब कुछ ही बहुत ज्यादा वीक है, यूरो, हाँ, जीबीपी, येन, सब कुछ ही, स्विस फ्रांच। तो सारे के सारे डूबेंगे, सिर्फ अमेरिका राइज करेगा। ये दुनिया का सिस्टम अमेरिका ने सेट ही ऐसे किया हुआ है। चलो अगले करंट अफेयर, स्टॉक मार्केट की क्लास नहीं है तो यहाँ पे वापस आते हुए सेकंड करंट अफेयर आपका है सेक्शन 124A के बारे में। देखो आपकी गवर्नमेंट सेक्शन 124A जो आपके इंडियन पीनल कोड के अंदर है, देखो इंडियन पीनल कोड क्या है, इंडिया के अंदर किसी को जो भी सजा मिलती है ना वो इसके अंडर मिलती है। पीनल कोड के अंदर पेनल्टीज बताई हुई है कि आपने क्या कमिट किया है तो आपको कितनी मिनिमम कितनी सजा मिलेगी, मैक्सिमम कितनी सजा मिलेगी। तो इसी के अंदर आपके सेक्शन 124 के अंदर लिखा हुआ है सेडिशन लॉ के बारे। ठीक है, सेडिशन का मतलब होता है कि एक तरीके से देशद्रोह, मतलब इन वर्बल टर्म्स देशद्रोह, वो एक्चुअली देशद्रोह नहीं है, वर्बल टर्म्स में देशद्रोह का मतलब है कि तुम देश के खिलाफ, एक्चुअली देश के खिलाफ नहीं, टर्मिनोलॉजी में यही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर तुम बयानबाजी करते हो जिसके कारण लोगों में सेंटिमेंट जाग सकते हैं सरकार के खिलाफ, तो आप दोषी पाए जाओगे, उसे सेडिशन कहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 124 इसे पनिशमेबल एक्ट बनाता है कि अगर आप कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिसके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ लोग भड़क सकते हैं। तो ये बनाया बेसिकली ब्रिटिश के द्वारा ही गया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जब इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे उन्हें इस चीज से हमेशा क्रैकडाउन करने में आसानी मिलती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी बयानबाजी कर रहा है उसे साथ के साथ उठा के या तो जेल में डाल सकते हो, या सेडिशन लॉ एक सिविल लॉ भी है, उसके खिलाफ बहुत मोटा फाइन जारी कर सकते हो, अगर वो नहीं भर पाया तो उसे जेल में डाल दो। ठीक है, ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, दोनों प्रोविजन है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने, जैसे हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, वहाबी मूवमेंट, ये एक इस्लामिक मूवमेंट थी, इस्लामिक मूवमेंट के साथ ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी थी, छोटे से एरिया के अंदर ही। ठीक है, तो इन्होंने इसे बुरी तरीके से दबा दिया था क्योंकि इन्होंने अपने खुद के टैक्सेस लगाने शुरू कर लिए थे, अपना खुद की कॉलोनी बनानी शुरू कर ली थी इंडिया के अंदर ही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बोलते थे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, तो इन्होंने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था इनके ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये लगा हुआ है, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इन सबको ये मिला। पर हुआ क्या, इंडिपेंडेंस के बाद भी इस कानून को ना हटाया नहीं गया, और इस पूरे कानून में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो अभी तक ठीक नहीं की गई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेशन में अपने आप में प्रॉब्लम है। देखो सरकार के खिलाफ, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो, अगर तुम्हें सरकार के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम है तुम सरकार को क्रिटिसाइज करोगे, पर सरकार को क्रिटिसाइज करना अगर अपने आप में जुर्म है तो डेमोक्रेसी कैसी रही। तो अगर मतलब इसमें बहुत बारी बोला जाता है कि इसमें गवर्नमेंट वर्ड को हटा के इंडिया यूज करना चाहिए। अगर इंडिया या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बोल ले उसे सेडिशन में ऑब्वियसली चार्ज करो कि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, वो भी तो एक तरह से देशद्रोह है। हर बारी दुश्मन से मिलना ही देशद्रोह नहीं होता, देश के अंदर बैठ के देश के बारे बुरी बुरी बातें बोलना, कॉन्स्टिट्यूशन को बोलना, वो भी गलत है। तो ये जो है, ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट को जेन्युइनली भी क्रिटिसाइज करते हैं ना, आज तक सिंस इंडिपेंडेंस से लेके आज तक बहुत सारे लोगों को ऐसे जेल हुई है। ठीक है, इसीलिए अब क्या कहते हैं, आपके रीसेंट स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि वो सेडिशन के लॉ को री एग्जामिन और रिकंसिडर करेंगे
कि हम ये कॉलोनियल बैगेज सारा उतारें और इनमें जो रिफॉर्म्स चाहिए, सेडिशन लॉ हटाया नहीं जाएगा, सेडिशन लॉ को मॉडिफाई करने की जो भी जरूरत है उसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, ताकि हम इन्हें चेंजेस कर सके। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है अगर ये चेंज कर भी दे, ठीक है, क्लियर है। थर्ड, आपका एक साइक्लोन आया हुआ इस टाइम इंडिया में, असानी। असानी आपका साइक्लोन इस टाइम उड़ीसा का जो कोस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट इंडिया के, वहां पे 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है, तो काफी तेज हवाएं, पर इससे भी तेज साइक्लोन इंडिया को पहले हिट कर चुके हैं। तो असानी साइक्लोन इस टाइम उड़ीसा की कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन है, तो है बड़ा साइज का ही, ठीक है, पर ये कह रहे हैं कि मतलब न्यूज यही है कि बेसिकली धीरे धीरे वीकन हो जाएगा जैसे पहुंचने वाला होगा उड़ीसा की तरफ, ठीक है। अब साइक्लोन के बारे एक जनरल फैक्ट पढ़ते हैं। देखो, आज हम जो कर रहे हैं वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मतलब है वो साइक्लोन्स जो अर्थ के ट्रॉपिकल एरिया के बीच में बनते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच बीच के एरिया में जो साइक्लोन बने वो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। यहाँ पे जो साइक्लोन बनते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये हमेशा समुद्र के ऊपर बनते हैं, तो इनकी मेन सोर्स ऑफ पावर जो होता है ना वो हमेशा वाटर होता है, पानी से ही शुरू होते हैं। तो पानी की शुरुआत में समुद्र अगर बिल्कुल काम पड़ा है, ठीक है, ऊपर आपका सूरज चमक रहा है, सूरज के कारण पानी के ऊपर गर्मी आ रही है, होगा क्या, यहां से एक तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। इवेपोरेशन के साथ साथ होता क्या है, देखो जब भी कहीं पे भी गर्मी बनती है, इसके ऊपर की हवा लो प्रेशर होने लग जाएगी, ठीक है, प्रेशर गिरने लगेगा। जब भी प्रेशर गिरने लगता है, देखो होता क्या है, एक आपने चीज पढ़ी है, प्रेशर कम कैसे होता है कि आपकी, सॉरी इस रंग से हवा बना दी, गर्म हवा ऊपर को जाती है और अपर एटमॉस्फेयर से ठंडी हवा नीचे उसकी जगह लेने की कोशिश करती है, पर जब गर्मी बढ़ेगी ये हवा और जल्दी गर्म होकर यहां से मुड़ने लग जाएगी। तो एक एरिया यहाँ पे ऐसा बनने लगेगा जहां पे बहुत ही लो प्रेशर होगा, हवा बहुत ही पतली हो जाएगी। इस हवा को फिल करने के लिए दूर दूर से हवा भागी आएगी कि इस हवा का गैप हम फिल कर रहे हैं, पर क्योंकि लो प्रेशर अगर स्टेबल हो गया यहाँ पे, अगर लो प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल बन गया है, ये हवा यहां तक पहुंचते ही गर्म हो जाएगी और फिर से ऊपर को उठ के चल पड़ेगी। ये रोटेशन शुरू होगी हवा की, इस रोटेशन के कारण साइक्लोन बन जाते हैं, ठीक है, जो साइक्लोन आए और रोटेशन, बेसिकली साइक्लोन की जो रोटेशन है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, नीचे साउथ हेमिस्फीयर हो गया। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, अगर यहाँ पे कोई भी साइक्लोन बनता है, ये आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और नीचे हमेशा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, हाँ बातें करते करते, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर और नीचे क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में आपके ये फॉर्म हो जाते हैं। इस तरीके से आपके साइक्लोन जनरेट होते हैं। साइक्लोन्स का मेन सोर्स है पानी, इसीलिए जैसे ही ये जमीन पे पहुंचते हैं, जैसे ये लैंड हिट करते हैं, साथ के साथ पानी, इनकी हवाओं का पानी के साथ कनेक्शन टूट जाता है। ये जो हवाएं जो अभी पहले मुड़ पा रही थी, ये हवाएं यहां तक पहुंच जाती हैं, लो प्रेशर को तोड़ देती हैं, जिससे आपका साइक्लोन खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर आप कभी भी साइक्लोन को देखोगे ना घूमते हुए ऊपर से, साइक्लोन ऐसा दिखाई देता है, बीच में ना आपकी आंख बन जाती है साइक्लोन। ये वो एरिया है जो सबसे लो प्रेशर का एरिया है, हवा इसे ही खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर खत्म नहीं कर पाती, आसपास घूम जाती है, सबसे बाहर इसी कारण आपका हाई प्रेशर होता है। तो प्रेशर के डिफरेंस ये होते हैं, क्लियर है, मतलब लो से हाई, हाँ जी, सबसे सेंटर में लो, बाहर हाई, इनर वॉल्स हमेशा लो, बाहर जो साइक्लोन दिखेगा वो हाई प्रेशर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यही आपके साइक्लोन की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, कोई भी डाउट?